पूजा जी, डॉक्टर विद्रमन और मतलब बिना किसी पृष्ठभूमि के बोलना एक अपने अपने मुश्किल काम, और मीडिया पे बोलना तो और भी ज्यादा मुश्किल काम। आज की ये जो बातचीत है, इसमें टॉपिक रखा है हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चुनौतियां। हमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको किसी न किसी माध्यम का अनुभव ना हो, किसी को डायरेक्ट, किसी को इनडायरेक्ट। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो माध्यम न देखते हैं, न पढ़ते हैं। ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें टीवी देखना अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? उन्हें टीवी बिगाड़ देता है। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो ये कहते हैं कि हमें सिनेमा अच्छा नहीं लगता क्योंकि सिनेमा बिगाड़ता है, हम सिनेमा देखने ही नहीं जाते। ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुझे फेसबुक, ये ट्विटर, ये ब्लॉगिंग, ये इंटरनेट, ये एकदम अच्छे नहीं लगते क्योंकि यहाँ तो लंपटगिरी ज्यादा होती है। माध्यमों के संदर्भ में एक बुनियादी चीज हम लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं, माध्यम उनको भी प्रभावित करते हैं जो देखते हैं, और उनको भी प्रभावित करते हैं जो नहीं देखते। अगर लोग ये सोचते हो कि हम तो जाते नहीं हैं, हम तो सुबह से शाम तक अपने ऑफिस में व्यस्त रहते हैं, रात को जाते हैं, बाल बच्चों के साथ रहते हैं, बेबी के साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, फिर उठते हैं, बैग लेकर फिर निकल देते हैं, हमने तो 10 साल से टीवी देखा ही नहीं, तो गलत है। नहीं, टेलीविजन हो, फिल्म हो, विज्ञापन हो, रेडियो हो या अखबार हो या इंटरनेट, ये जितने भी मीडियम है, ये मीडियम उनको भी प्रभावित करते हैं जो इन पर जाते हैं, और ये उनको भी प्रभावित करते हैं जो इन पर नहीं जाते। माध्यम के प्रभाव का दायरा इतना व्यापक है कि वह हमारी कल्पना के बाहर है। अभी तक उसका कोई मेजरमेंट नहीं हुआ है वो कितना और किस रूप में प्रभावित करता है। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि वो प्रभावित करता है, तो इसके जवाब में ये भी स्थिति है कि वो प्रभावित नहीं करता। तो दूसरी चीज ये कि माध्यम प्रभावित करेगा, इसके बारे में दावे के साथ कहना संभव नहीं। वो प्रभावित कर भी सकता है और प्रभावित नहीं भी कर सकता है। तो माध्यम में दाखिल होते समय, माध्यम को पढ़ते समय, माध्यम का अभ्यास करते समय, ये दो चीजें बुनियादी तौर पर दिमाग में रखनी बेहद जरूरी है। चाहे आप जिस भाषा का मीडियम इस्तेमाल करते हो, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करते हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हो, ये बेसिक चीज है जिसको कि हम लोग ध्यान रखें। दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि ध्यान रखने की, वो ये कि ये जितने भी जन माध्यम हैं, ये कम्युनिकेशन के पूरक हैं, ये कम्युनिकेशन को ओवरटेक नहीं करते। हम जो आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के बीच में संवाद करते हैं, जैसे कि हम लोग यहां बैठे हैं या पर्सनल इंटरेक्शन में रहते हैं, माध्यम आपके फेस टू फेस कम्युनिकेशन का पूरक तो है, लेकिन इसको ओवरटेक नहीं कर सकता। आप चाहे अमेरिका में रहते हो, चाहे वो पेरिस में रहते हो, चाहे वो ब्रिटेन में रहते हो, चाहे वो दिल्ली में रहते हो, चाहे कलकत्ते में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप चाहे माध्यम से जुड़े हो या न जुड़े हो, माध्यम का पूरक है जन माध्यम, वो ओवरटेक नहीं कर सकता। मसलन जो लिटरेचर पढ़ते हैं, ये एक ट्रेडिशनल मीडियम है। ये जो भाषा में बोल रहा हूं, ये ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। बनाया किसी जमाने में इवॉल्व हुआ होगा, ये आज से कई हजार साल पहले। इस सॉफ्टवेयर को आप कंप्यूटर जनित ऑडियो सिस्टम से रिप्लेस नहीं कर सकते। मैं बहुत अच्छी क्लास लेता हूं, इसका कोई अर्थ नहीं जब तक मैं क्लास में परफॉर्म न करूं। माध्यम पर बात करते समय, माध्यम में दाखिल होते समय
ये चीज हम लोग सब समय जहन में रखें कि माध्यम जो ये जनमाध्यम जो है वो माध्यम का या ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन का पूरक है, वो उसको ओवरटेक नहीं करता। इसके एक नहीं हजारों उदाहरण है और हर समाज में उदाहरण है, इंक्लूडिंग बंगाल में उदाहरण। जनमाध्यम में कौन सी चीज ताकतवर है? रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट या अखबार? कौन सी चीज ताकतवर है? गैस करके बताइए। सबसे ताकतवर चीज कौन सी है जो माध्यम को और इस समाज को एकदम डोमिनेट करती है और जिस पर कोई हमारा बस नहीं? एक बार और सोचिए, और सोचिए। जानते हैं सबसे ताकतवर है फैशन इंडस्ट्री। ज्यादातर जो लोग मीडिया पर काम करते हैं और मीडिया पर बहस करते हैं और मीडिया पर लिखते हैं वो ये भूल जाते। देखिए, अगर आपको का निशाना सही लक्ष्य पर होगा तो आप ठीक शिकार करेंगे। किसने कहा आपसे अपने ड्रेस बदलने के लिए? किसी ने कहा? न माँ ने कहा, न पिता ने कहा, न पड़ोसी ने कहा, न क्लासमेट ने कहा। आप सबकी ड्रेस चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई? टेलीविजन ने कहा? नहीं। आश्चर्यजनक है, शाहरुख खान की आज कोई फिल्म रिलीज हो और आप देखिए 7 दिन बाद सारी बस्ती के लड़के उसकी हेयर कटिंग में मिलेंगे आपको। क्यों? जनमाध्यम किसे संबोधित करता है? जनमाध्यम मुझे संबोधित नहीं करता है, यहां जो लोग बैठे हैं उसे संबोधित नहीं करता। जनमाध्यम उन्हें संबोधित करता है जो एकदम इलिटरेट होते हैं, जो समाज के सबसे निचले धरातल पर रहते हैं। जनमाध्यम उनको संबोधित करता है। हम लोगों को इल्यूजन है कि जनमाध्यम उन्हें संबोधित करता है जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो उन्हें ज्यादा मोटिवेट करता है, जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं। ये एक गलतफहमी है कि जनमाध्यम उन्हें मोटिवेट करता है। सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। आप उठाइए कोई भी एक स्टाइल, कोई भी एक मेकअप का रूप, कोई भी एक ड्रेस डिजाइन, आपको पता चल जाएगा जनमाध्यम किसे संबोधित करता है। जो चीज मैं बुनियादी तौर पर आपके सामने, क्योंकि आप लोग सब विद्यार्थी हैं और कल इसमें से लोग टीचर बनेंगे और दूसरे प्रोफेशन में जाएंगे, मैं इस लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, मैं एक लेवल के लिहाज से बात नहीं कर रहा हूं। हमें जानना ही होगा कि जनमाध्यमों के जरिए जो सामग्री हमारे बीच में कम्युनिकेट की जाती है वो किसे एड्रेस करती है। जनमाध्यम जो चलते हैं, जनमाध्यम जिससे मोटिवेट होते हैं, वो कौन सी जगह है जिससे वो मोटिवेट होते हैं? ठीक है, आपने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है सिनेमा की, ठीक है, आपने बहुत अच्छे गाने लिखे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे आप हीरो हैं। आप जरा सर्वे कीजिए, आप अपने बीच में सर्वे कीजिए कि ये जो यहाँ जो लड़कियां बैठी हैं, सिनेमा जब देखने जाती है तो क्या देखती हैं आप? पहले लड़कियां बताएं। अगर जब जैसे आज आमिर खान की फिल्म रिलीज होगी, बिल्कुल हाउसफुल है वो, अभी कई सप्ताह चलेगी हाउसफुल। कौन सी चीज देखती हैं लड़कियां जाके? कौन सी फैशन है, किस तरह की हीरोइन कपड़े पहनती है, स्टोरी क्या है, गाने क्या है, क्या नैरेटिव है, ये उसका कंसर्न नहीं है। और ये लड़के क्या देखते हैं बताओ? क्या देखते हो जाके? जो चीज यथार्थ में सामने दिखाई देती है, अगर हम उसे मिस करेंगे तो ये तय मानिए कि आप जनमाध्यमों के बारे में सही समझ नहीं बना सकते। शास्त्र की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनसे एक बार मिल लो। ये सिनेमा देखने गए हैं, इनसे पूछो क्या देख के आए, उसके बाद हम शास्त्र पढ़ते रहते हैं और उसका कोई यथार्थ से मिल नहीं होता। जनमाध्यमों की दुनिया को समझने के लिए जानना बेहद जरूरी है कि जो जनमाध्यम का आस्वाद ले रहे हैं वे क्या देखते हैं और कहां से देखते हैं।
यहां अगर ये 50 लोग बैठे हैं तो इनके 50 लोगों के देखने के नजरिए 50 तरह के होंगे। कहा क्या जाता है, बार बार कहा जा रहा है और हर थ्योरी के जरिए कहा जा रहा है कि जनमाध्यमों का एकसार इंपैक्ट होता है। एकसार इंपैक्ट सिर्फ फैशन का होता है, बाकी किसी चीज का नहीं होता। मुझसे पूछा जाए कि जनमाध्यमों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मैं कहूंगा जनमाध्यमों की सबसे, जिस पर कोई डिस्कशन ही नहीं है, अखबार से लेके इंटरनेट से लेके तमाम लेखकों की किताबों से लेके कहीं कोई डिस्कशन नहीं है। जनमाध्यमों को अगर आपको लोकतांत्रिक बनाना है तो आप सिर्फ एक चीज पर अंकुश लगा दीजिए, सिर्फ फैशन इंडस्ट्री पर अंकुश लगा दीजिए, सारी चीजें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी। और जान लीजिए फैशन इंडस्ट्री एकदम डिक्टेटर है, डिक्टेटर की तरह व्यवहार करती है। वो कोई अपील नहीं है, कोई दलील नहीं है उसके सामने। अगर उसने एक बार आपके कपड़े उतरवा दिए तो उतरवा दिए, और पूरे देश के कपड़े उतरवा के छोड़े। किसी ने सोचा था कि सलवार कुर्ते का जो गेटअप था पहले, जो बिल्कुल बोरे जैसा था, वो गायब हो जाएगा? अभी एकदम चुस्त दुरुस्त स्मार्ट लगती हैं लड़कियां देखने में। किसी ने सोचा नहीं था कि बोरा गायब हो जाएगा और ये लड़के इतनी सुंदर लगने लगेंगी। बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी सोशल रिफॉर्म के, बिना किसी अपील और दलील और प्रोपेगेंडा के, ये चीज बिना दबाव के लोगों के जहन में उतार दी गई। तो जनमाध्यमों बात करते समय ये ध्यान रखना बुनियादी तौर पर जरूरी है, आखिर चीजें आती कहां से? आज एक घटना घट रही है, आमिर खान की फिल्म रिलीज हो रही है और आमिर खान की फिल्म की मुकेश अंबानी ने 58,000 टिकट खरीदी है और प्रत्येक रिलायंस के एम्प्लॉय को टिकट दी गई है। पहली बार यह हिंदुस्तान में घट रहा है कि एक कारपोरेट हाउस अपने समस्त एम्प्लॉय को सिनेमा देखने के लिए भेज रहा है। कभी नहीं हुआ ये पहले। करीब मतलब 2-2.5 करोड़ रुपए की टिकटें खरीदी गई, एडवांस में ली गई हैं और कहा गया है कि धीरूभाई अंबानी का जन्मदिन आने वाला है, वो 28 रुपीस का भी होगा बेचारा, आई डोंट नो। तो उस जन्मदिन पर सारे एम्प्लॉइज विद फैमिली मल्टीप्लेक्स में जाएं और सिनेमा देखें। कुछ तो असर होगा इसका। आप कल्पना कीजिए राज कपूर की, आप कल्पना कीजिए दिलीप कुमार की, आप कल्पना कीजिए देवानंद की। राज कपूर की फिल्मों के लिए फाइनेंसर नहीं मिलते थे। राज कपूर की अधिकतर फिल्मों का फाइनेंसर माफिया हुआ करता था, ये ऑन द रिकॉर्ड है। आज से 12 साल पहले तक हिंदी सिनेमा की सारी फिल्में ब्लैक मनी से और माफिया के पैसे से बनती थी। कोई फिल्म ईमानदारी के पैसे से नहीं बनती। सिर्फ 10-12 साल की घटना है ये। 10-12 साल में हुआ यह है कि बैंकों ने कुछ लोन देना शुरू किया सिनेमा के लिए, कुछ कारपोरेट हाउस ने आके पैसा लगाना शुरू किया है। उसके पहले कभी हिंदुस्तान के कैपिटलिस्ट क्लास ने सोचा ही नहीं कि उसे सिनेमा में पैसा लगाना है, कभी नहीं सोचा उसने। टाटा बिरला तो पहले भी थे, लेकिन उन्होंने कभी सिनेमा पैसा नहीं लगाया। बैंकों ने कभी सिनेमा के लिए कर्ज नहीं दिया कि सिनेमा चलेगा कि नहीं चलेगा, कुछ अंदाजा ही नहीं था। सिनेमा के लिए कर्ज नहीं देते थे। ये लिबरलाइजेशन का जो फेज है, इस लिबरलाइजेशन के फेज ने एक बहुत मेजर चेंज पैदा किया कि हिंदुस्तान के सिनेमा में हठात, करीब 10-12 साल हो गए इस बात को, हठात कॉर्पोरेट हाउसेस का निवेश धीरे 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 बढ़ना शुरू हुआ। और अब वो हालत यह है कि रिलायंस कंपनी शायद मेरी जानकारी में सबसे बड़ी कंपनी है फिल्म इंडस्ट्री में पैसा निवेश करने वाली। अच्छा, विश्व का जो सिनेमा का बाजार अगर आप ध्यान से देखें तो उसके हिसाब से उनका कंट्रीब्यूशन बहुत जीरो है। भारत के लिहाज से थोड़ा सा बड़ा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि
आज जो मीडिया है वो मीडिया आज से 10 साल जो पहले था वो मीडिया नहीं है। ये सिर्फ नमूने के तौर पर मैंने सिनेमा वाली बात उठाई है, क्योंकि सब लोग उससे ज्यादा इंटरेक्शन में रहते हैं, सिनेमा ज्यादा देखा जाता है, सिनेमा पे ज्यादा चर्चा होती है। एक अन्य चीज जो मुझे लगती है कि कायदे से हमें अपने व्यवहार में देखनी चाहिए और उसका आनंद भी लेना चाहिए, ये जो मास मीडिया के जो प्रोडक्ट हैं या सब्जेक्ट हैं वे कब दाखिल होते हैं हमारे बीच में। बस आप मिली किसी से, अपनी सहेली से मिली, यहाँ आई, ठीक, क्या बात करते हैं, जो ही आपने राजी खुशी पूछी कैसी हो क्या हो, उसके अगर कोई विषय नहीं है तो तत्काल क्या होगा, तत्काल कहोगे कि तुमने शाहरुख की वो फिल्म देखी थी, तुमने कल रात को सीरियल देखा था, अच्छा आनंद की खबर पढ़ी तुमने। ये बहुत गंभीर जगह, ऐसा बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको। मास मीडिया और मास कल्चर के प्रोडक्ट तब दाखिल होते हैं जब आपका दिमाग खाली होता है, जब आपके पास बातचीत के लिए कोई टॉपिक नहीं होता तो हठात दाखिल होते हैं। तो आपने पूछ ली राजी खुशी कैसी हो, अब ये पूछने के बाद में विषय नहीं था कोई, तो अचानक लगा क्या करें, तो कुछ नहीं था तो कहा तुमने कल सीरियल देखा था, तुमने देखा था, वो XYZ कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मास मीडिया या मास कल्चर के प्रोडक्ट जब खाली दिमाग होता है तब दाखिल होते हैं, उन्हें इंतजार होता है कि आप खाली कब मिलें। अगर आप खाली नहीं रखेंगे अपने दिमाग को तो वो घुस ही नहीं पाएगा, चाहे जितना मास मीडिया का प्रोडक्शन आपको आंखों के सामने घूमता रहे, आपके कान के सामने चलता रहे, आपको उसका असर नहीं होगा। जो ही आप खाली होंगे तभी वो दाखिल होगा, उसे खाली स्पेस चाहिए घुसने के लिए। इसलिए जब हम मीडिया पर बात करें, मास मीडिया पर बात करें, तो ये चीज ध्यान रखें कि मास मीडिया और मास कल्चर के विषय हमारे बीच में तब दाखिल होते हैं जब हम खाली होते हैं। मास मीडिया को प्रभावित करने के लिए और उसके खिलाफ में प्रतिवाद करने के लिए जरूरी है कि हम अपना दिमाग खाली न रखें। अगर आप दिमाग खाली नहीं रखेंगे तो मास मीडिया को कोई असर नहीं होगा, और दिमाग खाली रखेंगे तो असर होगा। ये मैं, क्योंकि ये एकेडमिक्स के लोग हैं, ये कल जाके पढ़ाएंगे। एक दिक्कत और है, इसके बाद मैं दूसरी और बातों कर रहा हूं। जो दिक्कतें हैं जिनके समाधान हमारे पास में होने चाहिए कायदे से, वो जानना जरूरी है। एक दिक्कत क्या है कि जैसे बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं और बच्चे बहुत उलझे रहते हैं टेलीविजन से, और ये हर घर की समस्या है। आप ये स्टैंड नहीं ले सकते कि बच्चे टीवी ना देखें, आप ये स्टैंड नहीं ले सकते कि बच्चों से आप ये कह दें कि नहीं तुम आधा घंटा टीवी देखोगे, आधा घंटे से ज्यादा नहीं देखोगे, ये स्टैंड नहीं ले सकते। आप उलझे रहते हैं साहब, कई घंटे उलझे रहते हैं, और घर में हमारे यहाँ परिवार के लोगों की स्थिति होती है कि जान छुड़ाने के लिए वो टीवी खोल देते हैं, बैठा रहते हैं। वो ब्लैंक दिमाग है उसका, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, खाली दिमाग में वो असर डालेगा। बच्चा जब भी टीवी देखे उसे कभी अकेला मत बैठने दो, उसके पास बैठो, वो जो सीरियल देखना चाहे देखे, चाहे वो सीरियल अच्छा हो बुरा हो, डोंट वरी, जो सीरियल देखना चाहे देखे, सिर्फ उसके पास बैठो और उससे बात करते हो। बच्चे के ऊपर उसका असर नहीं होगा। बच्चा इस चीज को पसंद नहीं करता, वो सीरियल देख रहा है तो कोई उसे इंटरप्ट करे, वो रजिस्ट करता है, कोई देखे दो, क्यों, वो एकदम उसके नर्व्स को पकड़ता है। बच्चे इसके प्रभाव में कम से कम आए, इसके लिए जरूरी है कि आप बच्चे के साथ बैठें, उसे अकेला न छोड़ें। सिनेमा वो सीरियल में जो चल रहा है उसी के डिस्कशन करें, काफी धीरे धीरे बोलते हैं। वो इंटरप्शन उसके लिए बहुत जरूरी है, इससे क्या है, बच्चे के ऊपर उसका असर मिनिमम होगा और बहुत सारे मामलों में एकदम नहीं होगा। बच्चे के रेजिस्ट करने पर, उसके प्रतिवाद करने पर आप उसे अकेला न छोड़ें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर घर में क्राइसिस है, इसका हर घर में क्राइसिस है। ये बात मैं ये प्राथमिक तौर पर ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काम की चीजें हैं, काम की चीजें, और ये ऐसी चीजें, क्योंकि देखिए
जिंदगी टेलीविजन के साथ में या सिनेमा के साथ में या मास मीडिया के साथ में नहीं गुजारी जा सकती। मैं सबसे ज्यादा मीडिया में रहता हूं। मैं पहले घंटों टीवी देखता था, तो लिखा रहता था, बिना देखे लिखेंगे कैसे आप? और उस चक्कर में क्या हुआ, सिनेमा देखना छूट गया। जब ये इंटरनेट आया तो मैं इंटरनेट पर 10-10, 12-12, 15-15 घंटे रहने लगा। तो मुझे लिखना होता है, मुझे वो जरूरी है मेरे लिए। माध्यमों का आस्वाद लेने के लिए ये जरूरी है कि आप उसमें जाएं, ये जरूरी है। एक चीज साफ है, माध्यम की दुनिया रियल दुनिया नहीं है, एकदम रियल दुनिया नहीं। और आज की डेट में तो माध्यम सबसे ज्यादा संकटग्रस्त है। आप ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपको बड़े खराब चित्र दिखाई देंगे। पिछले 10 दिन में 5 चैनल बंद हो चुके हैं, 5 न्यूज चैनल बंद हो चुके हैं। खबर है, नाम तक नहीं मालूम। हालत यह है कि 135 जो न्यूज चैनल है उसमें से किसी भी न्यूज चैनल में प्रॉपर पे नहीं मिलती, किसी को पे नहीं मिलती प्रॉपर। बहुत ग्लैमरस मीडियम है, लेकिन अगर अंदर जाके वहां के कर्मचारियों की और वहां में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी अगर आप एक बार सिर्फ जिंदगी में झांक के देखें तो आपको दहशत होगी कि जी कैसे रहे। 10-10 हजार, 8-8 हजार, 15-15 हजार रुपए महीने पर दिल्ली में काम करना, बॉम्बे में काम करना असंभव। और कोई गारंटी नहीं है कि आपको महीने में डेट पर तनख्वाह ठीक मिल जाए। ये जो जितना ग्लैमर आपको दिखाई दे रहा है टेलीविजन का, उस ग्लैमर की रियलिटी ये है कि वहां अधिकतर लोगों को पे प्रॉपर पे नहीं मिलती, क्योंकि वहां कोई पे स्ट्रक्चर नहीं है, कोई पे स्ट्रक्चर नहीं है। अब जरा ये टीचर के साथ करके देखिए, बिना पे स्ट्रक्चर के। सरकारी चैनल में, डीडी में कम से कम एक पे स्ट्रक्चर है, नियम है, बाकायदा सिलेक्शन का नियम है, बाकायदा कंपटीशन होता है, बाकायदा टेस्ट होता है, ऑल इंडिया टेस्ट होता है, उसके बाद रिक्रूट किए जाते हैं लोग। जिस तरह यूपीएससी है उसी तरह पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह ही वहां एक सर्विस कमीशन है जिसके तहत इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट होते हैं और विभिन्न चरणों पर रिक्रूटमेंट होता है। इसमें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से लेकर ऊपर तक। आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाए कि मीडिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है, कौन सी चीज है मीडिया की जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है? कोई चीज है? कोई प्रॉब्लम है उसमें अभी मीडिया में? टेलीविजन से लेकर अखबार तक कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है आपको? मैं एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, आप मुझे बस क्विकली आंसर दीजिएगा। यहां जो लोग बैठे हैं वो कौन सा दैनिक अखबार पढ़ते हैं? अभी 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 मैं प्रॉब्लम निकालता हूं आपके लिए। साइंस ऑफ इंडिया और सन्मान। अच्छा, कौन सा चैनल देखते हैं, न्यूज चैनल? अच्छा, कल के अखबार की जो आपने पढ़ा है उसकी हेडलाइन बता सकते हैं, जो पहली 3 खबरें हैं? और अगर थोड़ा सा जोर लगाएं, आज से 4 या 5 दिन पहले की, 4-5 दिन पहले की, और सोचिए एक ही खबर बता रहे हैं। फ्रंट पेज पर कई हेडलाइन रहती है। अच्छा, अभी प्रॉब्लम निकलेगा और उसका समाधान भी आपसे ही निकलेगा। फ्रंट पेज की कहानी पढ़ी होगी आपको, ठीक? तो
अच्छा, सबसे पहली कहानी कब पढ़ी आप लोगों ने? 12 में, किसी ने 7 महीना पहले, किसी ने साल भर पहले, किसी ने 2 साल पहले। ठीक तो हाँ, बचपन में पढ़ी हो बिल्कुल। अच्छा, जो 12 में पढ़ी है कहानी वो अभी भी याद है, लेकिन 5 दिन पहले की हेडलाइन याद नहीं। मास मीडिया की और मीडिया की, जो लिटरेचर इज मीडिया, मास मीडिया की और मीडिया की खूबी क्या है? मास मीडिया की खूबी है कि ये हमारी स्मृति में नहीं रहता, और मीडिया की खूबी है कि वो हमारी स्मृति से जाता ही नहीं। आपने एक बार कहानी पढ़ी, बरसों रहती है याद। तो स्मृति बचाने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप टीवी देखना चाहते हैं क्या साहित्य पढ़ना चाहते हैं? लड़ाई यहां है, चॉइस आपको करनी है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या बनना है। आपको स्मृति विहीन बनना है या स्मृति से युक्त बनना है। मेमोरी मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। मैं ये नहीं करूं अखबार मत पढ़िए, सिर्फ आप चुन लीजिए, आप चुन लीजिए कि आपको क्या बनना है। हुआ क्या है कि ये जो पूरा प्रेशर आया है इस बीच में पिछले 20 सालों, और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, और वो इतने प्रेशर में अभी कि उनके लिए तो ये याद रखना मुश्किल है कि उन्होंने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। क्लास का प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर, नौकरी की चिंता, ट्यूशन की चिंता, 36 तरह की मुसीबतें हैं। उसमें यार दोस्तों की खोज खबर भी रखना। जब आपको ऊपर इतने दबाव हो, बेकारी एकदम विकराल रूप में सामने हो, मीडिया इफरात में अवेलेबल है, 135 न्यूज चैनल अवेलेबल है, 98,000 जो है वो पब्लिकेशन अवेलेबल है। कितना पड़ेगा? संभव ही नहीं फिजिकली। और हालत कितनी खराब है। आप किसी से बात करिए कि मुझे जरा ये बात करना है कि लालगढ़ में क्या हो रहा है, कोई बता सकता है? अच्छा, बॉम्बे में क्या हो रहा है? वेल कनेक्टेड है, बिल्कुल इंटरनेट से लेके, फेसबुक से लेके, ट्विटर से लेके, अखबार से लेके, दैनिक बातचीत तक हर तरह के माध्यम से हम कनेक्टेड हैं। इसके बावजूद स्थिति है कि हम सबसे ज्यादा अनभिज्ञ हैं। ये तो बहुत भयानक स्थिति है। सारे माध्यमों में हम रमण करते हो, और एक माध्यम तो सब समय साथ रहता हो जिसे हम लोग मोबाइल कहते हैं। और उसके बाद हालत यह हो कि अगर आप किसी लड़की से पूछें कि निर्भया कांड में क्या हुआ, तो बोले मैं तो नहीं जानती। चिंता होगी मुझे। ये कैसा नौजवान तैयार हो रहा है जिसके पास में सारे माध्यम है, लेकिन इसके पास में जरा सी भी अक्ल नहीं। क्योंकि जब आपकी स्मृति का लोप होगा तो पहली चीज होगी आपके विवेक और अक्ल का हनन होगा। ये खतरनाक जगह है जहां पर के मुझे डर लगता है कि जो माध्यमों का जो प्रेशर है, जिसमें के लोग एक तरह से उलझे हुए हैं, उस प्रेशर ने एक चीज क्रिएट किया कि उसने दर्शक की बुद्धि और विवेक को अपलिफ्ट कर लिया है। वो इंगेज तो है, माध्यम क्या करता है? अब इंगेज रखता है। और कैसे इंगेज रखता है? बिल्कुल वैसे जैसे वो रिलीजियस लोग इंगेज रहते थे कि सुबह जो है मंगला के दर्शन करने, फिर 8 बजे श्रृंगार के दर्शन करने, ठाकुर भगवान के मंदिरों में जो तरह तरह के 8 झांकियां होती हैं और 8 झांकियों का शेड्यूल रहता है, और वो जिसको जिस झांकी का दर्शन करना हो तो वो उस टाइम पे जरूर जाएगा। हम में से हालत सबकी तकरीबन यह है कि जो जिस समय सीरियल देखता है वो उस सीरियल को उस समय जरूर देखेगा। जिस अखबार को पढ़ने की आदत है वो अखबार जरूर पढ़ेगा। मसलन जो प्रभात खबर पढ़ते हैं
अगर प्रभात खबर अखबार बंद करके इकोनॉमिक टाइम्स शुरू कर दिया जाए तो आप देखिए घर में कैसा युद्ध होता है। और प्रभात खबर में जो फ्रंट पेज पे खबर आती है वो फ्रंट पेज की खबर हटा के लास्ट पेज पे कर दी और लास्ट पेज की खबर फ्रंट पेज पे कर दी जाए, फिर देखिए पाठक कैसे रिएक्ट करता है। माध्यमों के विकास और उसके स्ट्रक्चर ने जो एक नया स्ट्रक्चर इवॉल्व किया है माध्यमों ने, उसने एक खास किस्म का रूढ़िवाद पैदा किया है और वो दृष्टिकोण का रूढ़िवाद पैदा किया है। मुझे मालूम है कि बाजार की खबरें 5 नंबर पेज पर होती हैं, 6 नंबर पेज पर होती है, मैं खटाक से उसी पेज को खोलता हूं, उसी को पढ़ता हूं क्योंकि मुझे बाजार से संबंध है। मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूं तो मुझे स्पोर्ट्स की 6-7वें पेज की खबर पढ़नी होती है। अगर वो फ्रंट पेज पर आ गई तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। माध्यमों में जो लोग रहते हैं और जो लोग लिखते हैं और माध्यम की संरचना का जो लोग आस्वाद लेते हैं, इनडायरेक्टली माध्यम लोगों को कंजर्वेटिव बनाते हैं, ये गलतफहमी को मॉडर्न बनाते हैं। क्योंकि जो आपका एटीट्यूड डेवलप किया है उसने, जो चीज जहां है वो वहीं मिलनी चाहिए, उसे आप इधर से उधर नहीं कर सकते। और इधर से उधर करेंगे, मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप समझ सकते हैं। यहां स्टेट्समैन अखबार है, स्टेट्समैन अखबार ने आज से करीब 7-8 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने लंदन से डिजाइनर बुलाया पेज मेकिंग के लिए, बाकायदा उसने बढ़िया पेज तैयार करवाया और उसने नया रूप में पेज जो है, अच्छा ये सबसे ज्यादा ओल्ड किस्म का अखबार है, और उसने नए किस्म का पेज सजा के पाठकों में भेजा और उसने एडिटर ने फ्रंट पेज पर ये पूरा एक कॉलम लिखा कि आप नया डिजाइन का अखबार लाना चाहते हैं और हम पाठकों के रेस्पॉन्स चाहते हैं। आप जानते हैं पाठकों का ओवरऑल रेस्पॉन्स आया कि हमें ये डिजाइन पसंद नहीं है, और स्टेट्समैन जैसा अखबार लौट के ओल्ड डिजाइन पर जाने के लिए मजबूर है। माध्यमों का उपभोक्ता माध्यमों की संरचनाओं के साथ खेलते खेलते कंजर्वेटिव हो जाता है, उसकी आदतें एकदम जड़ हो जाती है, रूढ़िबद्ध हो जाती हैं, वो सहज ही नहीं बदलती। आप सीरियल का टाइम चेंज करके देखिए, देखिए क्या होता है। ये तो हो ही सकता है ना कि सीरियल का हम टाइम चेंज कर दें। जी मेरी यार, मैं 9 बजे की बजाय मैं 8 बजे दिखाऊंगा, 7 बजे दिखाऊंगा, नहीं तो 12 बजे दिखाऊंगा, दिक्कत क्या है? आप देखिए कितना असर पड़ता है। माध्यमों के साथ प्ले करते करते इनडायरेक्टली, ये माध्यम की आइडियोलॉजिकल भूमिका है, वो इनडायरेक्टली वो आपके अंदर रूढ़िबद्ध भाव निर्मित करता है और आप फिर रूढ़ियों के एक तरह से अभ्यस्त हो जाते हैं और फिर किसमें खेलने लगते हैं? रूढ़ियों में खेलने लगते हैं। रूढ़ियां ही अच्छी लगती है। कैसी लड़की अच्छी लगती है? हिंदी सिनेमा जो सबसे मॉडर्न सिनेमा माना जाता है, उस मॉडर्न सिनेमा में सबसे कंजर्वेटिव नायिका होती है। ऐश्वर्या तो सबसे अच्छी मॉडर्न लड़की है, ठीक? शादी करेगी तो क्या ड्रेस होगी? टेस्ट है तब जब निर्णायक क्षण आता है। ये जो लड़की जो यहां ड्रेस पहने बैठी है, क्या ये इस ड्रेस में शादी करेगी? नहीं करेगी। क्या चाहिए इसे? इसे बिल्कुल माथे पर एक बनारसी, अच्छा ये लड़ी सारी जवानी भर इससे, इसने ड्रेस बदली, इसने एटीट्यूड बदला, इसने नए संस्कार ग्रहण किए, लेकिन जब शादी का मौका आया, फेरे का मौका आया, तो फेरे में ये इस ड्रेस में नहीं जा सकती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। ये भ्रम है कि माध्यम हमारे संस्कारों आदतों को मॉडर्न बनाता है, ये भ्रम है। इसके एक नहीं हजारों प्रमाण है कि माध्यम हमारे संस्कारों को कंजर्वेटिव बनाता है। इसी अर्थ में मैं ये बात बार बार कहता हूं कि माध्यमों की भूमिका क्या है। माध्यमों की भूमिका है संस्कार बनाने की, एटीट्यूड बनाने की, आदतें निर्मित करने की। माध्यम की भूमिका यह नहीं माल की बिक्री करने की। माध्यम की भूमिका क्या है? संस्कार और आदत बनाने की। वो संस्कार और आदतें अगर नहीं बनाएगा तो माध्यम जो है वो अपना आधार तैयार नहीं कर सकता, वो कम्युनिकेटिव नहीं होगा। माध्यम कम्युनिकेटिव हो, माध्यम के बारे में लोगों को क्विक रेस्पॉन्स मिले, इसके लिए जरूरी है कि माध्यम अपने
संस्कार और आदतें बनाने की भूमिका का निर्माण करता रहे और उसका सृजन करता रहे। वो वस्तुकरण तो उसका गौण का कर्म है। माल की बिक्री, विज्ञापन, ये उसका गौण कर्म है। असल चीज कौन सी है? आप अंदाजा कीजिए, साल में करीब 850-900 फिल्में आती हैं हिंदी सिनेमा में। सैकड़ों सीरियल दिखाई जाते हैं और सैकड़ों भी फिल्में हॉलीवुड की दिखाई जा रही हैं। सिनेमा में कंटेंट महत्वपूर्ण नहीं होता, टेलीविजन में कंटेंट महत्वपूर्ण नहीं होता। आज आप एक सीरियल देख रहे हैं, कल दूसरा सीरियल देखेंगे, परसों तीसरा सीरियल, आप देखना चाहेंगे तो आपको कंटेंट 1000 तरह का मिलेगा। वहां नायक नायिकाओं के रूप सौंदर्य 1000 तरह के मिलेंगे। इसमें माध्यमों पर बात करते समय उसके कंटेंट एनालिसिस से आप कहीं नहीं पहुंच सकते। माध्यमों पर बात करते समय, माध्यमों को पढ़ते समय हमें हमेशा इस चीज को ध्यान रखना होगा कि आखिर यह किस तरह के संस्कार और एटीट्यूड्स का निर्माण करता है। जिन माध्यमों को हम देखते हैं वो किस तरह के एटीट्यूड्स को पैदा कर रहा है। हमें से ज्यादातर लोग एटीट्यूड्स की, संस्कारों की, आदतों की चर्चा नहीं करते। हमने ये मान लिया है कि इसमें तो जाना ही नहीं है और हम बिल्कुल तोते की तरह बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि देखो ये वस्तुकरण हो रहा है, ये बाजारवाद है और देखो ये जो है बहुत बुरी चीज है। असल चीज पता नहीं चलती कि आखिर बुरी चीज कहां है इसमें। एक दो चीजें जो कि मैं रख के ये बातचीत में रोकूंगा और मैं चाहूंगा कि हम लोग सवाल जवाब करें। अभी दो बहुत सीरियस समस्याएं हमारे सामने। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ये प्रोसेस पहले से शुरू हुआ, लेकिन सरकार आने के बाद में एक बहुत ही भयावह रूप में सामने आई। वो ये कि पूरे मीडिया में एक सेल्फ सेंसरशिप चल रही है। मोदी ने नहीं कहा कि उसका प्रोजेक्शन ज्यादा किया जाए, मोदी ने नहीं कहा कि उसका कंटेंट ज्यादा दिखाया जाए, लेकिन एक सेल्फ सेंसरशिप मीडिया में चल रही है और उसके चलते सारे मीडिया के लोग परेशान हैं। कोई भी खुल के मीडिया घराना सरकार के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, ये स्थिति कब तक रहती है कोई नहीं कह सकता, क्योंकि घटनाएं जिस तरह से घट रही हैं उसमें कभी भी कोई भी छोटी सी घटना विशाल रूप ग्रहण कर सकती है और वो पूरी इमेज को ध्वस्त कर सकती है। कोई अनुमान नहीं कौन सी घटना उठे और कब वो एक व्यापक घटना का रूप ग्रहण करे। तो मीडिया की जो अभी सबसे बड़ी समस्या है तात्कालिक तौर पर वो ये कि मीडिया आत्म सेंसरशिप से गुजर रहा है। और आत्म सेंसरशिप से मीडिया न गुजरे इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मीडिया में जो छप रहा है, मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, उस पर आपस में खूब बात की जाए, ज्यादा से ज्यादा बात की जाए। कौन सी चीज आ चुकी है पिछले 2-2.5 साल में, ये एक फ्लो में आ गया है। मोदी एक फ्लो में आया है। ऐसा नहीं कि अचानक मोदी के आते ही बहुत सारी चीजें शुरू हुई हैं, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी वो प्रोसेस चल रहा था। अगर अखबारों के स्ट्रक्चर को देखें, टेलीविजन के स्ट्रक्चर को देखें, तो जो रेमंड विलियम्स कहते हैं कि जब भी आप मीडिया को पढ़ें तो मीडिया को हमेशा फ्लो में पढ़ें। कोई भी चीज देखनी हो, मतलब स्त्री देखनी है, आपको दलित देखने हैं, आपको बच्चे देखने हैं, आपको फैशन देखनी है, कोई भी चीज, कोई भी खबर देखनी है, तो आप देखें उस घटना का फ्लो क्या है। बिना फ्लो के कोई चीज नहीं आती। पहले से एक फ्लो चल रहा था, उस फ्लो में मोदी शामिल हो गया तो मोदी हाइप पर चला गया। हो सकता था कोई दूसरा होता तो वो हाइप पर जाता। मीडिया में न्यूज महत्वपूर्ण नहीं है, व्यूज महत्वपूर्ण नहीं है। मीडिया में महत्वपूर्ण है फ्लो। किस फ्लो में चीजें आ रही हैं, वो फ्लो देखने की जरूरत है कि वो फ्लो क्या है।
ये जो सेल्फ सेंसरशिप चल रही है अभी, ये किस चीज का बाई प्रोडक्ट है? यार कि कोई चीज तो हमारे बीच में घट रही है जो कि वहां सीधे रिफ्लेक्ट हो रही है। मैं आपको साफ कहूं, जैसे हमने इनमें बात की आपस में, फालतू बातें करते थे, इससे मत क्यों नहीं कहूंगा यार, मेरे साथ पढ़ती है लड़की, परेशान नहीं हूं इससे मत। अच्छा उसमें कुछ था ही नहीं छुपाने वाले, बोगस बातें थी। हमने अपने जीवन व्यवहार में एक अजीब स्थिति पैदा की है कि कोई रहस्यमय चीज नहीं बता रहे थे ये, ना हम कोई ऐसी रहस्यमय चीज डिस्कस कर रहे थे और ये आराम से शेयर की जा सकती थी इनसे। अभी क्या हो गया है, हम लोग शेयर कैसे बेईमान हो गए हम लोग, उसका एक नमूना लें हम लोग। जैसे ये लड़की गई निकल के, इसने पूछा कहां जा रही है, उसने यहीं तक जा रही है। अच्छा ये बता ही सकती है मूढ़ी खाने जा रही है, पुचका खाने जा रही है, परेशानी क्या है इसमें? आपने कम्युनिकेशन में कौन सा पद्धति अख्तियार की? छिपाने वाली। ये अगर टेलीविजन छिपा रहा है या अखबार छिपा रहा है, वो जैसा मैंने कहा कि ये संभव नहीं है कि टेलीविजन में, रेडियो में, इंटरनेट में जो कुछ घट रहा है वो कुछ ऐसा दुर्लभ घटे जो जीवन में न घट रहा हो, ऐसा संभव नहीं है। कहीं कोई हमारे बीच में ही कोई चीज चल रही है जिसको कि हम लोग डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और वो चीज धीरे धीरे उस फ्लो से जुड़ गई है वो चीज, और हमें नॉर्मल लगती है, बात तो ठीक है। अच्छा वो ठीक नहीं है किंतु क्योंकि मेरे एक एटीट्यूड में वो चीज समा चुकी है, मैं छुपाता हूं, छोटी छोटी चीजों को छुपाता हूं। पहले हमारे बीच में बहुत खुलापन था, बहुत पारदर्शिता थी, हम एक दूसरे की बातें शेयर करते थे, एंजॉय करते थे, निंदा करते थे, आलोचना करते थे, लेकिन एक दूसरे को ज्यादा जानते थे। आज स्थिति क्या है, सबसे ज्यादा साथ रहते हैं लेकिन सबसे ज्यादा अनभिज्ञ रहते हैं, सबसे ज्यादा छुपाते हैं, सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। जब आप झूठ बार बार बोलने लगेंगे और हर समय झूठ में रहेंगे तो क्या रिजल्ट निकले? उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अभी घर से फोन आया, आपकी माँ कहाँ हो? अरे रंगी कह ही सकती थी मम्मी मैं अपने किसी मित्र के साथ बात कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं बोलती, वो कोई झूठा तर्क देती है। तो उसे मालूम है अगर उसने ये कह दिया किसी लड़के से बात कर रही तो घर में कलह हो जाएगी। हमारे सामान्य एटीट्यूड में जो चीज घट रही है और जो घुस आई है, वे चीजें सीधे सीधे मीडिया के एटीट्यूड के साथ में रिलेट करती जा रही हैं, और उसने एक अद्भुत फ्लो पैदा किया है। जो फेक है वो आपको रियल लगता है। और जब फेक रियल लगने लगे एक दिन तो ये डिस्क्लोज होगा ही, ऐसा तो नहीं पता नहीं चलेगा। तब क्या होगा? फेक में बहुत ज्यादा दिन तक जी नहीं सकते। माध्यम के साथ में आपके रियल कंसर्न या सरोकार बने, रियल रिश्ते बने, इसके लिए जरूरी है आपके अपने लोगों के बीच में, जिनके बीच में आप रहते हैं उनके बीच में आपके रियल कम्युनिकेशन हो। यह संभव नहीं है कि टेलीविजन के साथ में तो हमारे सामाजिक कंसर्न होंगे लेकिन निजी जीवन में कोई सामाजिक कंसर्न नहीं हो। कैसे कंसर्न है हमारे, उसके मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ नमूने के तौर पर जो चीज कहना चाहता हूं, ये कि जो संस्कार और एटीट्यूड वाली बात है, ये संस्कार और एटीट्यूड में जो एक अजनबीपन, ये जो एलिनेशन हमारे बीच में दाखिल हुआ, इस एलिनेशन को वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। जो फेकनेस दाखिल हुई, उस फेकनेस को वो एक्सप्लॉइट कर रहा है और उसे रिलेट कर रहा है। कौन सी जिंदगी अच्छी लगती है? कौन सी लाइफ अच्छी लगती है? आपके सामने दो चॉइस हो, आपके सामने दो चॉइस हो, आपको न्यूयॉर्क जाने का पासपोर्ट मिले और नौकरी मिले, और आपको 12 में नौकरी मिले या बोंगा में नौकरी मिले।
कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बोनगा में हो ही सकती है जो बोनगा में आपको नौकरी दे, कहाँ जाना पसंद करेंगे? चाहे न्यूयॉर्क जाना पसंद करेंगे। जिंदगी गुजारी आपने कलकत्ते में, जिंदगी गुजारी आपने बोनगा में, लिख पढ़ के बड़े हुए जिस शहर में, अब आपको वो शहर अच्छा नहीं लगता, वो लोग अच्छे नहीं लगते जिनके बीच में आपने 25 साल गुजारे। मुझे इसका कारण तो जानना होगा कि आखिर कौन सी चीज ऐसी घट रही है, कहां गलती हुई है मुझसे कि मुझे अपना शहर, अपने लोग, अपनी भाषा, अपनी कल्चर, अपना साहित्य, अपना विभाग अच्छा नहीं लगता। कहां से चीज आई कि मुझे पराई चीजें अच्छी लगने लगती है, दूसरा देश अच्छा लगने लगता है, दूसरों की कल्चर अच्छी लगने लगती है, दूसरों का खान पान अच्छा लगने लगता है। माध्यमों के बीच में जितने भी ये उत्पादन और पुनरुत्पादन और कम्युनिकेशन और रिकम्युनिकेशन हमारे बीच में आए, उसने एक दूसरी चीज ये पैदा की कि अब आपको पराई चीजें अच्छी लगती, अपनी चीजें अच्छी नहीं लगती। और उसकी शुरुआत कहां से होती है? नौकरी तो कलकत्ते में न मिले तो ज्यादा अच्छा। मैं कलकत्ते में नौकरी करता हूँ, मजबूरी है मेरी, तो मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। अगर मुझे, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, अगर मुझे मथुरा में नौकरी मिलती तो मैं आप तय मानिए मथुरा छोड़ के नहीं जाता। मैं पढ़ा हुआ हूँ वहां, मैं जुड़ा रहा हूँ, मैं वहां के लोगों को प्यार करता हूँ, मुझे इतने ही पैसे मिल जाते, इससे कम ही पैसे मिल जाए तभी मैं वहीं रह जाता। लेकिन हमारे एटीट्यूड पे कौन सी चीज दाखिल हुई है? लिखने पढ़ने के बाद जो अपना नहीं उसे हम प्यार करते हैं। अद्भुत आयरनी है जो मीडिया ने विकसित की है, और इसके चलते एक अद्भुत दुर्घटना घट रही है, हम सबके जीवन में घट रही है। जहां में जुड़ना नहीं चाहिए वहां जुड़ रहे हैं, जहां एंजॉय नहीं करना चाहिए वहां एंजॉय कर रहे हैं। जो हमारे मूल्य और संस्कार नहीं है उन्हें हम अपने मूल्य और संस्कार मान रहे हैं, और अपने बारे में क्या स्थिति है हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। यानी उसका सबसे निकृष्टतम रूप बता रहा हूं मैं आपको। ये जो लड़कियां यहाँ बैठी हैं, आप ये लड़कियों से किसी से पूछिए, अलग से बात कीजिए। ज्यादातर लड़कियां, उन्हें अपना चेहरा अच्छा नहीं लगता। वो कैसा होना चाहती हैं? तो माधुरी दीक्षित अच्छा जीव है, अच्छी वाली है, देखने में सुंदर है, सब कुछ ठीक है, और वो बिल्कुल परेशान है, मैं देखने में अच्छी नहीं हूँ। और उसकी शुरुआत कहां से होती है? ये मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूं। इस पर हम लोग अच्छे से अगर सतर्क हो गए तो हम बहुत बड़ी लड़ाई जीत लेंगे। आप घर से निकले, आप सुंदर से सजी, सबसे ठीक ठाक देख, आपने ठीक किया अपने को, तो आपको अपने को देखे संतोष नहीं होता है। जो बाहर जब ये मिली तो पहला कैसी लग रही है? लग रही है। इसकी सैंक्शन जरूरी है। अच्छा, ये जानती है इस बात को कि मैं अगर जरा सा कह दूंगी तो अच्छी नहीं लगती तो इसको बड़ा मन करेगा। हम अपने को अपनी आंखों से देखना सीखें। हम अपने को स्वयं से प्यार करना सीखें। अगर आप स्वयं से प्यार नहीं करें तो इस संसार से प्यार नहीं कर सकते आप। तो खतरनाक चीज हमारे बीच में विकसित हुई है यूथ के तौर पर। मैं कह रहा हूं कि युवाओं के बीच में ये सबसे खतरनाक चीज है कि वे अपने से प्यार नहीं करते। ये लड़के अपनी केयर नहीं करते, ये लड़के अपनी केयर नहीं करते। आप अपनी केयर करना सीखें। ये लस्टम जैसे तैसे आप मत आइए पढ़ने के लिए, मत निकलिए, अच्छे से निकलिए, सच के निकलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके उस दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसमें कि आपको अपनी केयर करनी चाहिए। कौन क्या कहेगा, कौन क्या बोलेगा, इनमेटीरियल। जिस दिन आपने अपने से प्यार करना शुरू कर दिया, तय मानिए आप समाज को बचा लेंगे। ये तमाम किस्म का माध्यम, टेलीविजन, सिनेमा, इसमें जो एक फ्लो है, इस फ्लो में एक अद्भुत विलक्षण चीज है कि हम अपने से स्वयं से प्यार नहीं करते। और मैं चाहता हूं कि ये चीज कम से कम जितने भी लोगों में ये चेतना पैदा हो तो वो अपने से प्यार करना तो सीखे, अपनी चीजों से मोहब्बत करना तो सीखे, अपनी भाषा से मोहब्बत करना सीखे, अपने लेखक से मोहब्बत करना सीखे। मैं नहीं कह रहा हैरी पॉटर ना पढ़ा जाए, मैं नहीं कह रहा,
लेकिन मुझे तकलीफ होगी अगर सुमित्रानंद पंत नहीं पढ़े जाएंगे, मुझे परेशानी होगी अगर निराला नहीं पढ़े जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दुनिया के लेखक न पढ़े, आप दुनिया का समूचा साहित्य पढ़ें, लेकिन जो आपका अपना है उसकी आपके पास में जानकारी होनी चाहिए। एक अन्य चीज, पिछले 60-65 साल में एक डेवलपमेंट हुआ, और ये 20 साल का जो डेवलपमेंट है उसको टोटलिटी में नजर में रख के मैं एक बात कह रहा हूं आपसे। विभिन्न किस्म का जनमाध्यमों में टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है। हम मैनुअल जो मशीन थी उससे हम ऑटोमेटिक मशीन और कंप्यूटर यहां तक पहुंचे हैं। सिनेमा की प्रकृति बदली है, चैनलों की प्रकृति बदली, जो अब हम डिजिटल में दाखिल हो गए। दो चीजें एक साथ घटी हैं। आप गौर कीजिए कि पिछले 65 साल में कायदे से जनमाध्यमों के इतने व्यापक विस्तार के साथ लोकतंत्र को ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ। मेरी निजी राय है कि इसमें जनमाध्यमों की बहुत बड़ी भूमिका है। जनमाध्यमों में वो अभी भी ट्रेंड है, वो अभी गया नहीं है ट्रेंड। जनमाध्यमों में एक ट्रेंड डेवलप हुआ है कि वो गलत में मजा लेने की आदत डालता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहूंगा, जैसे जब पंजाब में भिंडरावाले का मूवमेंट उभरा, या आसाम में आंसू का जो छात्र आंदोलन उभरा, या कश्मीर में जो चल रहा है, वो आप लगातार देखें कि जो लोकल मीडिया है और जो बड़ा मीडिया है, उस मीडिया का किस तरफ रुझान है। छोटी सी घटना घटी है, एक बहुत ही छोटे से संगठन ने यह तय किया कि वो गॉडसे की मूर्ति लगाएगा। सारा मीडिया अभी, टेलीविजन के सारे चैनल्स अभी गॉडसे की इमेज को दिखा रहे हैं। कल तक कोई नहीं जानता था, मैं निजी तौर पर नहीं जानता था गॉडसे का चेहरा कैसा है, मैं आपको सच बताऊं। आप जब गॉडसे की इमेज दिखाएंगे और बार बार दिखाएंगे तो तय मानिए लोग गॉडसे के पीछे जाएंगे। आप जब हाफिज सईद की तस्वीर दिखाएंगे तो आप तय मानिए कि वे हाफिज सईद के पीछे जाएंगे। मीडिया का नियम है कि जब भी वहां पर कोई भी डिवाइसिव इमेज प्ले की जाती है तो वह अपना बाई प्रोडक्ट तैयार करती है। अब हाफिज सईद को दिखा के, आप किसी टेररिस्ट की इमेज को दिखा के, या नथुराम गॉडसे की इमेज को दिखा के आपको एक इंटीग्रेटेड सेक्युलर सोसाइटी डेवलप नहीं कर सकते। ये हमने भिंडरावाले के टाइम पर देखा, ये हमने लालडेंगा के टाइम पर देखा, जो नागालैंड का एक नायक था, मिजोरम नागालैंड उस इलाके का पूरा नायक था। ये हाल फिलहाल के वर्षों में भी देखा। माध्यमों के द्वारा प्रक्षेपित जो इमेज होती है, वो चाहे जिसकी इमेज हो, वो चाहे नरेंद्र मोदी की इमेज करना हो, तो सबसे बड़ी इमेज का प्रक्षेपण तो उसका हुआ है पिछले 6 महीने में। इमेज की मुश्किल यह है कि ये इमेज जब एक बार आ जाती है और जब आप इसको रिपीट करना शुरू कर देते हैं और बार बार रिपीट करते हैं, तो तय फिर ये इमेज अपना विलोम तैयार करती है। अब तक ममता बनर्जी बड़ी जनप्रिय थी, मजाल था कोई इसकी इमेज पर एक उंगली उठा दे, और आज स्थिति क्या है? सारा शहर नफरत है। मनमोहन सिंह की इमेज बड़ी शानदार थी, लेकिन जब गए सारा देश नफरत करता। इमेज अपना विलोम तैयार करके ध्यान रखेगा।
जिसकी भी इमेज हो, तो आप जब एक आतंकवादी की इमेज तैयार करेंगे तो वो क्या तैयार करेगी बदले में? बुरा आदमी तैयार नहीं करेगी, वो भले आदमियों को अपने साथ ले जाएगी। भिंडरावाले के साथ कौन लोग थे? भिंडरावाले की हिमायत कौन कर रहे थे? मिसेस गांधी से लेके ये जो अकाली दल का जो नेता जो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तक, इन सब ने हिमायत की है भिंडरावाले की, बाकायदा उसके पक्ष में प्रस्ताव तक पास किए थे। मिसेस गांधी ने तो यहां तक परमिशन दी थी कि बॉम्बे से चला था वो लोडेड ट्रक लेके, जिसमें AK-47 राइफल्स थी भरी हुई थी, और वो वहां से बॉम्बे से अमृतसर तक गया और उसकी कहीं गिरफ्तारी नहीं हुई रास्ते में। किसके लिए खतरा बना वो? मिसेस गांधी उसी के ही अनुयायी से मारी। प्रभाकरन, तमिल का जो इलम का जो सबसे बड़ा अनचैलेंज लीडर, प्रभाकरन की इमेज आपने खूब बिल्डअप की। प्रभाकरन के इलम ग्रुप के कैंप आपने पूरे तमिलनाडु में 25 कैंप लगाए, जिनको CBI और रॉ के लोग प्रशिक्षित करते थे। किसकी गोली से मारे गए राजीव गांधी? इमेज की एक अपनी आयरनी है, उस आयरनी को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया में जब भी इमेज प्रोजेक्ट की जाएगी तो इस इमेज का रिटर्न जो है ना वो विलोम में आएगा, वो आप रोक नहीं सकते। और वो कब विलोम शुरू होगा, देखिए कोई जन्मपत्री लिखी हुई नहीं है, कभी भी शुरू हो सकता है। तो माध्यमों की इमेज की अपनी एक आइडियोलॉजिकल भूमिका होती है, और आइडियोलॉजिकल भूमिका में इनबिल्ट है एक इनह्यूमन एलिमेंट, तो वो रियल नहीं होती। माध्यमों में जो इमेज होती है वो रियल नहीं होती, वो निर्मित होती है। इमेजों के संसार में रहते रहते हम अपने को इमेजों के साथ आइडेंटिफाई करते हैं और इमेजों के अनुरूप आचरण करने लगते हैं। बच्चों में सबसे ज्यादा है वो स्पाइडरमैन बनने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा सीधे इफेक्ट करते हैं। और जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि वो कैसे पूरे के पूरे नीचे एकदम झोंकी झोंपड़ियों में रहने वाले यूथ को प्रभावित करता है। आखिरी बात कहते मैं खत्म कर रहा हूं। अगर मुझसे कोई पूछे कि जनमाध्यमों ने एक क्या चीज दी है मुझे, या आपको क्या चीज दी है, क्या चीज सीखी आपने? एक चीज सीखी आपने, लुक। जनमाध्यमों ने हमारे जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार किसे बना दिया है? लुक, लुक और ये हमारे दो आभूषण है जो हमें दिए हैं, और ये सबसे खतरनाक है। प्लीज माध्यमों से लड़ना चाहते हैं, माध्यमों को बदलना चाहते हैं, माध्यमों को अपने काम में लाना चाहते हैं, तो एक चीज ध्यान रखें, टेलीविजन आप चलाएं लेकिन टेलीविजन आपको न चलाए। मोबाइल को आप चलाएं, मोबाइल आपको नहीं चलाए। माध्यमों का जन्म हुआ था मेरी सेवा के लिए, इस समाज की सेवा के लिए, इस समाज के मनोरंजन के लिए। लेकिन आज स्थिति है कि माध्यम समाज का मनोरंजन ही नहीं कर रहे बल्कि समाज को चला रहे हैं। संकट यहां है, संकट यहां है। हमें एक चीज दिमाग में सब समय रखनी होगी कि माध्यम हमें न चलाएं, हम माध्यमों को चलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।